हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पीआर वार्तालाप और मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ और आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसा है कि इंडिया की एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका नाम अक्यूम्स ड्रग्स है, और अक्यूम्स ड्रग्स जो दुनिया का करीब 3% प्रोड्यूस करता है, पूरे दुनिया के फार्मा इंडस्ट्री का 3% अलोन प्रोड्यूस करता है। आज उसने जॉइंट वेंचर किया है एक जाम्बियन कंपनी, जाम्बियन गवर्नमेंट से, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ। Akim's drug set up manufacturing facility in Zambia, looks to export to African nations. Production will start by 2028. Till then, Akim's will supply oral liquids and injections, both general and viral-actum, to Zambian government from the existing plants located in Haridwar and different parts of the India. Both Akim's and Zambian government will invest jointly in the ratio of 51% and 49%. Akim's will invest 51%. In the meantime, Akim's recorded net profit of 63.48 crore in the first quarter, April to June, and while the sales recorded 1024.03 crore in the quarter ended June 25. दोस्तों, मैं बता दूं, दुनिया की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो अक्यूम्स नहीं बनाती है। अगर अक्यूम्स की स्टेबिलिटी चेम्बर्स को आप देखेंगे तो एक प्लेग्राउंड, फुटबॉल का जो प्लेग्राउंड होता है ना, वो भी छोटा पड़ जाएगा। और आप यकीन मानेंगे, अक्यूम्स की जो जर्नी शुरू हुई थी वो रियल में, मतलब अक्यूम्स तो 2004-05 में एस्टेब्लिशमेंट में आया, लेकिन उससे पहले अक्यूम्स की जो जर्नी शुरू हुई थी, अक्यूम्स फैमिली अगर हम कहेंगे, डीसी जैन साहब और उनके बच्चे संदीप जी और संदीप जी की जो जर्नी शुरू हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी, जिस दिन इंदिरा गांधी को शहीद किया गया था। आप यकीन माने 4 बजे वो लड्डू बांट रहे थे, लेकिन बाद में पता चला लड्डू इसलिए बांट रहे थे कि उनका एक इनॉग्रेशन हुआ था भागीरथ में, छोटे से फार्मेसी का। बट उसी दिन एकदम से फिर पता चला कि इंदिरा गांधी के बारे में जब जो शहीद हुई, उनके बारे में जब हंगामा हुआ, जब पता हुआ, तो एकदम से कर्फ्यू लगी और सब लोग भागने लगे। बहरहाल वो बहुत यादगार दिन था उनके लिए, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत की। हमने देखा है, मैंने अक्यूम्स में जॉब भी किया है। 2005 में मैंने अक्यूम्स को ज्वाइन किया था। इतना ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग मैंने दुनिया में शायद देखा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनती, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, रिलेशन को निभाने वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले। और आज जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है, मेहनत के बल पे किया है, क्योंकि मेहनत का कोई आज तक कोई ऐसी चीज़, मशीन नहीं निकली है कि जो मेहनत कर ले आपके लिए। आपको मेहनत आपको खुद ही करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम जी रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। चलिए, आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि अक्यूम्स ड्रग्स ने एक ग्लोबल जॉइंट वेंचर किया है जाम्बियन गवर्नमेंट से। मैं आपको इन रुपीज़ के टर्म में बता दूं कि हर साल अक्यूम्स सप्लाई करेगा 217 करोड़ रुपए का मेडिसिन जाम्बिया को 2025, 26, 27 तक में, मतलब 26, 27, 25 से 27 तक में ये 434 मिलियन का, 434 करोड़ का सप्लाई करेगा, यानी 50 मिलियन का सप्लाई करना है इन्होंने। क्योंकि 2028 में फिर तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हो जाएगी, तो तब तक इनका सप्लाई इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो इंडिया में उनसे होता रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में अफ्रीका में ऑलरेडी करीब करीब 400 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, लेकिन वो 400 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 10% जो रिक्वायरमेंट होती है अफ्रीका की वो मीट कर पाती है। यानी वहाँ पे अभी भी 90% एक्सपोर्टर्स के लिए जगह खाली है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया में लॉन्च की गई है, इसका ये रिपरकशन भी हो सकता है या देखा जा सकता है
क्योंकि आसान नहीं है कि अब इंडिया से मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया जाए, जबकि फार्मेक्सिल ने ऑलरेडी बता रखा है कि 49% लॉस होने वाला है। तो अब आप देखें, अब बिजनेसमैन को कोई रोक नहीं सकता है। इसमें से ज़्यादातर बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं और वहाँ से वो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन चाइना इंडिया के साथ में ज़्यादा कंपटीशन क्यों कर पाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर है वो 17 कंट्री से कनेक्ट होता है और उनके साथ में उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट इंडिया। और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होता है, उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि उनके यहाँ 24 घंटे प्लांट ऑपरेशंस में रहते हैं। इंडिया के साथ को अगर हम कंपेयर करें चाइना से, तो इंडिया का 7 कंट्री से बॉर्डर इंडिया शेयर करता है, बॉर्डर अपना 7 कंट्री से, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज से इंडिया के नहीं बनते हैं। आप किसी का भी नाम ले लें, आप सबसे पहला नाम लें, सबसे जो क्लोज है बांग्लादेश, उसके बाद लें नेपाल, फिर लें श्रीलंका, फिर आप ले लें भूटान को ले लें, चाइना को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, बर्मा को ले लें। किससे बनती है? किसी से आज के डेट में नहीं बनती है। तो बॉर्डर से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनका ज़्यादा है। लेकिन देखो, गवर्नमेंट अपने सिस्टम से चलती है, अपने तरीके से चलती है, उनकी एक स्ट्रैटेजी भी होती है। उस पर हम लोगों को ज़्यादा कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बिजनेसमैन को आप रोक नहीं सकते हो। सेंट्रलाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी करके और सेंट्रलाइज्ड COPP करके आपने कुछ नहीं करा है। आपने प्रूव करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ सब कुछ सिस्टम में आ रहा है। बट सिस्टम किस लिए होता है? सिस्टम होता है कि क्या उस सिस्टम से बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा नहीं होने वाला है तो सिस्टम इज़ यूजलेस, बिकॉज रूल्स आर मेड फॉर द कंफर्ट ऑफ मैन, नॉट फॉर द डिस्कम्फर्ट। ये लॉरेंस ने कहा था। तो जब आपके पॉलिसी से, आपके रूल्स रेगुलेशन से देश के बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो वो तो कचरे के टुकड़ी में अपना रखे रहें। वो बिजनेसमैन को आप रोक नहीं सकते हैं। वो बाहर से भी खरीदेगा, इधर से भी खरीदेगा, उधर से भी करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जितने भी मैन्युफैक्चर हैं इंडिया में, उनका बिजनेस प्लान थोड़ा बदल रहा है। बड़े बिजनेसमैन का भी बदल रहा है, छोटे मैन्युफैक्चर का भी बदल रहा है। वो क्या करेंगे? वो 7 कंटिनेंट्स में नहीं, बल्कि 7 कंटिनेंट्स को कम से कम 20-25 हिस्से में बांटेंगे और कहीं ना कहीं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे जो इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए। इंडिया से अगर हम नाइजीरिया माल बेचना चाहते हैं तो उन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। ठीक है, वो 6 महीने से 8 महीने पे एक बारी अपना विंडो खोलता है रजिस्ट्रेशन के लिए और 2 सेकंड में बंद कर देता है, ये कह के कि हमारा हो गया। मतलब वहाँ भी करप्शन दबा के चलता है। अब मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे? नाइजीरिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देंगे, और लगा भी रहे हैं, लगा भी चुके हैं, और वहाँ से लगाएंगे, वो लोकल हो गया। फिर एक अफ्रीकन कंट्री से दूसरे अफ्रीकन कंट्री में बेचना इज़ नॉट ए बिग डील। वो थोड़ा सा उनका एक ब्लॉक बना हुआ है, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, साउथ ब्लॉक्स, जो भी जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, उसमें बहुत ईजीली वो बेच सकते हैं। आप अगर यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो वो यूरोप में बेच सकते हैं। आप CIS रीजन का, जो रशियन का जो कॉमन जो एसोसिएशन है, जिसमें रशिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और आर्मेनिया है। अगर आपने किसी भी एक कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग किया तो 5 कंट्री में बिना इश्यूज़ के आप बेच सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी भेजना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के 5 कंट्री में भेज सकते हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज़ वहाँ को मिलेगी, यहाँ पे से नहीं मिलेगी। तो अब बिजनेस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब बिजनेसमैन इंडिया में टिकने वाले नहीं हैं। पहले लोग इंडिया के बाहर नौकरी करने जा रहे थे, अब बाहर लोग बिजनेस करने जा रहे हैं। आपको पता है या नहीं पता है, मुझे तो पता है कि हर साल इंडिया से 25 लाख लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, जिसमें से 2.5 लाख लोग वापस नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने सिटीजनशिप लेना होता है, और बाकी लोग स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नौकरी के लिए भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इंटेंशन ये होता है कि एक बारी चले गए तो किसी भी तरह से अटक जाना है और वहीं जाकर के एक्सप्लोर करना। आज CIS का बिजनेस इंडिया से क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो इंडिया से बाहर गए और वहाँ पे सस्ती पढ़ाई थी और वहाँ पे पढ़ाई किया या नहीं किया, लेकिन बिजनेस करना शुरू कर दिया और बिजनेस कर रहे हैं। और आज के डेट में ज़्यादातर इंडियंस वहाँ पे
बहुत खुश हैं। अगर हम CIS की बात करें तो ज़्यादातर लोग, मुझे तो बिहार के लोग मिलते हैं और हमें लिट्टी चोखा भी खिलाते हैं वहाँ पे, और हमें ऐसा फील दिलाते हैं कि मैं कहीं ना कहीं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। तो ये होने वाला नहीं है, हो रहा है और हो गया है। अब यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से बाहर जाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बना हुआ था, वो मैन्युफैक्चरिंग हब में चेंजेस आएगा। यकीन मानो, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाया गया है अभी भी, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग हब लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि इस पे गलती से गवर्नमेंट के कुछ लोग जो काम करने वाले हैं, उल्टे उल्टे कानून बना करके गवर्नमेंट यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी को भगा रहे हैं। चाहे वो नौकरी वाले बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो कंपनी वाले बिजनेस कम्युनिटी हो, ये सब भाग रहे हैं यहाँ से। और आप देखना कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो वहाँ बनेगा जहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन होना ईजी होगा। अगर हम फार्मा की बात करें तो लोग अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना आज के डेट में ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर से लगा करके वहाँ पे बेचना उनके लिए आसान हो जाएगा एज ए लोकल। आप CIS में देखें, उज़्बेकिस्तान में भी पता नहीं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गए हैं, 25-30 से भी ऊपर लग गए हैं। इंडियन मोस्टली उसमें हैं। क्यों लग गए हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएगी। यहाँ से जब जाता है तो उनकी फ़ीस अलग होती है, वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वहाँ पे 3,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है, इंडियन वाले को 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है। अब आप आसान नहीं रहा कि अब कल तक तो आपने जो 2.5 लाख लोग जा रहे थे, उसमें से मोस्टली वो लोग होते थे जो कॉरपोरेट के लोग होते थे, जो अच्छे लेवल पे काम करने वाले लोग होते थे, वो इंडिया के बाहर जाते थे जॉब के लिए भी और अपने PR के लिए भी। लेकिन अब बिजनेस कम्युनिटी को भी आपने देखा है कि दुबई जैसे लोग बहुत ल्योर कर रहे हैं, उनको गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं। दुबई क्या कि पूरी दुनिया खुल गई है आज के डेट में। आज के डेट में तो अमेरिका भी बेच रहा है अपना वीज़ा, अपना सऊदी अरबिया भी बेचने लगा अपना वीज़ा, दुनिया की हर कंट्री बेचने लगी अपने वीज़े को। तो शहरियत आज के डेट में बिकता है। तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी जहाँ भी जा रही है आज अच्छा काम कर रही है। आपको पता होगा या नहीं होगा, मैंने अभी सुना था किसी से कि जो अमेरिका में टैक्स दिया जाता है टोटल, उसमें से 10% टैक्स जो होता है इंडियन ओरिजिन के लोग देते हैं। इसका मतलब है कि इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पे जो टेक हम जिसको कहते हैं, जो अमेरिका का अपना टेक है, उसमें हकीकत में जो स्टेक है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडियन लोग ही वहाँ जा कर के इनोवेट कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर दुबई की बात करें, UAE की बात करें, उसमें लार्जेस्ट इन्वेस्टर जो है इंडियन है। इसीलिए दुबई की UAE गवर्नमेंट ने वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज को हिंदी बना दिया है। ये बिजनेसमैन का ज़माना है, बिजनेस कम्युनिटी का ज़माना है, बिजनेस प्रोफेशनल का ज़माना है। अगर आप उनको रोकेंगे नहीं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो जो समझेगा वो राजा बनेगा, और जो नहीं समझेगा वो भीख मांगेगा और भीख मांगता ही रहेगा और कर्ज में डूबा रहेगा। आप यकीन माने, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आज के डेट में हिंदुस्तान के हर शख्स पे 4,90,000 का कर्ज है, और अमेरिका ने जब टैक्स लगा दिया तो वो कर्ज जा करके 7,20,000 पर पर्सन हो गया है। 2023 में आज के डेट में 7,20,000 पर पर्सन है, और यही कर्ज 2023 मार्च में 3,90,000 था। अब आप बता दें कि कैसे 3,90,000 से 7,20,000 पे हम पहुंच गए हैं कर्ज में। मैं डबल से 3 से 6, 6 से 7 पे हम पहुंच गए हैं। अब आप देखिए 100% का कर्ज हम पे बढ़ गया है। अगर आपने अपने बिजनेस को ईज नहीं किया, सिर्फ जबानों से नहीं, हकीकत में अगर ईज नहीं किया, तो बिजनेस कम्युनिटी को रोकना आसान नहीं होगा। अभी हम अक्यूम्स को देख रहे हैं कि अक्यूम्स बाहर की तरफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, लेकिन ऐसे इन्होंने तो पहली बार ही लगाया है, लेकिन इससे पहले सैकड़ों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के बाहर इंडियन ने लगाया है, और अब सैकड़ों नहीं, अब हजारों लगाएंगे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज चाहिए, उनको टैक्स रिबेट भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, उनको सिस्टम भी चाहिए और ईज भी चाहिए। जब हम इंडिया से माल कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कंट्री टू कंट्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके टाइम अलग होते हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादातर कंट्रीज़ ने लगा रखे हैं, और यहाँ पे भी जो हमारे DCGI के लोग हैं, उन लोगों ने भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्टर्स जाए कहाँ? एक्सपोर्टर्स तो वहीं जाएगा जहाँ पे ईज मिलेगा।
आज के डेट में हम अगर ईज की बात करते हैं तो ईज अगर आप देखोगे तो जीएसटी, अगर बिजनेस कम्युनिटी के लोग जीएसटी जमा नहीं करते हैं मंथली तो उन पर पेनाल्टी लगता है, और फिर उनको कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ जो हमारा जीएसटी लगा हुआ रहता है, हमारा जीएसटी जो रहता है वो मंथली मुझे मिलता नहीं है, हमें मिलता नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को नहीं मिलता है, अनलेस अनटिल वो सीए को अप्रोच करे, और सीए को अप्रोच करके सीए भी बोलता है कि कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाकर के आपका जीएसटी निकल पाएगा, अदरवाइज आसानी से नहीं निकल पाएगा। फिर क्या होता है कि उस पर कोई इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं देती है, तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने अप्रोच में। क्योंकि अगर अप्रोच में अगर पॉजिटिव होगी, आज दुबई में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम है, गवर्नमेंट साफ है। इवन आप यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जीएसटी आपको देना है या गवर्नमेंट को देना है, देना और लेना हर महीना क्लियर होता है, बिना रोक टोक के, बिना कोई कमीशन के, बिना कोई अनऑफिशियल के। तो इंसाफ करना पड़ेगा। अगर हमें भारत देश को आगे बढ़ाना है तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब अभी है, ये हब नहीं रहेगा, ये हब किसी भी दिन चेंज हो सकता है, और चेंज होना शुरू हो गया है। बर्फ़ जब पिघलना शुरू होता है तो उसको देर नहीं लगता पिघलने में, वो फट से पिघल जाता है। इसलिए कि ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाए इससे पहले है कि मौसम को सही कर लो, यानी बिज़नेस को ईज़ कर लो। अगर बिज़नेस को ईज़ नहीं करोगे तो जो जिसको भी टीज़ करोगे वो बाहर जाएगा। अभी 25 लाख लोग हर साल इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और ये 25 लाख डबल डिजिट ग्रोथ कभी भी हो सकता है, 50 लाख कभी भी हो सकता है। आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो नंबर है ये 25 लाख। हमें जल्द से जल्द कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, पॉलिसी करनी है। हमारी बात पर ध्यान नहीं दो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे नहीं रहेंगे तो अब सरकार चलाओगे कैसे, देश चलाओगे कैसे, कर्जे में डूबे हुए हैं। याद रखें, आज के डेट में 2.09 ट्रिलियन का कर्ज है इंडिया पे। बड़ी बड़ी बातें जो भी कर रहे हैं करते रहे, मना नहीं करना चाहते हैं। रियल रियल होता है, देश देश होता है, देश को इंसाफ करके चलाना होता है, ईज करके चलाना होता है। बिजनेस कम्युनिटी आज के डेट में बहुत परेशान है, और उसकी परेशानी को समझना सरकार का काम है और सरकार के लोगों का काम है। फार्मा की बात अगर हम करें तो वो डीसीजीआई को, अब देखिए मैं एक पॉइंट बहुत बड़ा शेयर करने वाला हूँ। पाकिस्तान में बिजनेस करती है वहाँ की आर्मी। अब आप देखें आगे इजिप्ट में जाएं, इजिप्ट में भी वहाँ की आर्मी जो है वो बिजनेस का सारा बिजनेस वही संभालती है, सारा बिजनेस डील नेशनल और इंटरनेशनल सारा वही संभालती है। ये गलत है। इसी तरह से इंडिया में डीसीजीआई को बिजनेस में टांग नहीं अड़ाने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ अपने रेगुलेशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको बिजनेस पर लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है वो। तो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन करके बिजनेस वाले को दबा रहे हैं। रोज़मर्रे में अगर आप देखें तो लोग बहुत परेशान हैं। कोई भी काम कराने जाएंगे आसानी से तो नहीं हो सकता है, चैलेंजेस हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट है, हु विल पे, एंड जो आप अनऑफिशियल भी पे करते हैं कहीं पर, वो कहाँ जाएगा वो पैसा, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पर लगेगा, चीज़ें महंगी होंगी। तो आप अपनी कमियों पर भी ध्यान दें, बाकी आप बिजनेस कम्युनिटी की कमियों को कब तक देखते रहेंगे। किसी दिन भी ऐसा हो सकता है कि पंछी उड़ जाएगी और आप देखते रह जाएंगे, इससे पहले कि घोंसले को सही कर लें, संभाल दें।